नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह आपके सामने लाया हूं उत्तर प्रदेश डीएलएड से संबंधित ये कोर्स। इस कोर्स में हम जो उत्तर प्रदेश के डीएलएड में 8 विषयों के प्रश्न पत्र आते हैं, उन 8 के 8 विषयों के प्रश्न पत्रों पर चर्चा होगी। उनका सारा सिलेबस हम कवर कराने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमने शुरुआत की है मैथ से। मैथ के लिए हम लाए हैं 2023 में किसी बच्चे की बैक ना हो मैथ में। और मैथ का जो हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास इसलिए शुरू करने जा रहे हैं सबसे शुरू में कि मैथ में जो है बच्चों को बहुत फोबिया है कि हम पास नहीं हो पाएंगे। तो मैथ का जो हम आज शुरुआत करेंगे, इसमें हम जो है अगली क्लासों में हम 1 से लेकर मतलब कि 0 से लेकर और जो लास्ट तक भी आपका मैथ है उसमें हम आपको पूरा सिखाएंगे। और हमारा टारगेट रहेगा आपका 25 में से 25 नंबर किस प्रकार से आप प्राप्त कर पाए। आज की क्लास एक डेमो बतौर होगी, एक आपका एक तरीके से ओवरव्यू होगा कि आपके प्रश्न पत्र में क्या क्या पूछा जाता है और किस लेवल के सवाल आते हैं। वैसे तो फर्स्ट सेमेस्टर में 1 से 5 तक के ही सवाल पूछे जाते हैं, उनका लेवल क्या होता है और उनमें कितना समय लगता है करने में, उनमें किस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, आपसे क्या आता है क्या नहीं आता है। यदि आपसे आता है तो आप रिवीजन कर सकते हैं, अब यदि आपसे नहीं आता है तो आप यहां से सीख सकते हैं। तो उसी क्रम में आज हम प्रश्न पत्र लाए हैं 2022, इससे शुरुआत करेंगे, इसको हल करेंगे। उसके बाद हम पहली एक्सरसाइज से लेकर लास्ट की एक्सरसाइज तक हम आपको ये जो है मैथ के बारे में समझाएंगे और बीच बीच में प्रैक्टिस सेशन भी हम रखेंगे। तो पहला जो सबसे पहले प्रश्न पत्र है आज हमारा, देखिए प्रश्न पत्र 2022 का है। इसका पूर्णांक जो होता है आपका 25 नंबर का होता है। 25 नंबर में जो है आपको पास होने के लिए 12 नंबर लाने होते हैं, लेकिन यहां 12 नहीं लाने, हमें 12 में से 25 में से 25 लाने हैं, यानी कि आपको 25 नंबरों के लिए तैयारी करनी है। इसमें क्या क्या होता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं यानी टिक मार्क क्वेश्चन होते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, उसके अलावा लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। जो टिक मार्क क्वेश्चन होते हैं आपके विकल्प यानी कि विकल्प लगाना होता है केवल, उसमें कोई भी जो है आपको परेशानी नहीं होती। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको 1 या 2 लाइन में आप उसे सोल्व कर सकते हैं और लघु उत्तरीय प्रश्न को आप लगभग आधा पेज या 1 पेज में सोल्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसमें 5 प्रश्न वस्तुनिष्ठ हैं। तो रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती। देखिए रोमन अंक में जिन जिन संकेतों की पुनरावृत्ति होती है पहले वो देख लेते हैं। पहले आपका फर्स्ट है, फर्स्ट के बाद आपका है एक्स, सी और एम, इनकी पुनरावृत्ति होती है। इनकी क्या होती है, पुनरावृत्ति, यानी इनका रिपीटेशन होता है, ये रिपीट होते हैं बार बार। लेकिन 3 बार से अधिक इनका भी हम जो है पुनरावृत्ति नहीं कर सकते। 3 बार करते हैं अधिक से अधिक पुनरावृत्ति। जैसे फर्स्ट के लिए हमने 1 आई बनाई, सेकंड के लिए 2 आई बनाई, थर्ड के लिए 3 आई बना दी, लेकिन फोर्थ के लिए हम 4 आई नहीं बनाते। ये क्या होगा, गलत होगा। फोर्थ के लिए हम जो है इस तरीके से लिखते हैं। ये सारे नियम हम बताएंगे आपको किस तरीके से कौन से अंकों को लिखा जाता है, बहुत आसान पद्धति है, ये सब समझ सकते हैं। इसके अलावा बी, एल और डी ये जो है इनकी पुनरावृत्ति नहीं होती, इनका रिपीटेशन नहीं होता, ये केवल एक बार लिखे जाते हैं। तो यहां पर देखिए आपका एक्स की पुनरावृत्ति होती है, सी की पुनरावृत्ति होती है, आई की पुनरावृत्ति होती है, लेकिन यहां पर एल की पुनरावृत्ति नहीं होगी। ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसी क्रम में अगला सवाल है आपका, संख्या जो दे रखी है आपकी में से 5 का और 6 का स्थानीय मान निकालना, और उन स्थानीय मानों का भी हमें क्या करना है, गुणनफल निकालना है। तो सबसे पहले हम स्थानीय मान कक्षा 2 या 3 में सिखा देते हैं बच्चों को, बहुत आसान होता है। जैसे 5 का स्थानीय मान हमें आपको निकालना है, तो यहां पर हम 5 लिख देंगे और 5 के बाद जितने अंक होंगे आपके 1, 2, तो इतने ही हम क्या करेंगे, इसमें शून्य बढ़ा देंगे। इसके बाद हमें 6 का स्थानीय मान निकालना है, तो 6 के स्थानीय मान में हमें क्या करना होगा, 6 लिख देंगे और 6 के बाद कितने अंक है, 1 अंक है, तो 1 जीरो बढ़ा देंगे। दोनों के स्थानीय मान का 5 और 6 का स्थानीय मान आएगा, इनका गुणा करेंगे, गुणनफल बताएंगे। तो गुणनफल निकालने के लिए इनकी गुणा कर देंगे, तो 5 छंग 30, यहां पर 30 आ गया और इसके 1, 2, 3 जीरो यहां पर हम बढ़ा देंगे, तो ये क्या हो गया आपका 30,000। तो 30,000 विकल्प नंबर 3 सही होगा। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3, 0.5 का 4% निकाले। देखिए 0.5 का 4% किस तरीके से निकालेंगे हम, तो का को जो है हम गोला लिख सकते हैं और 0 पॉइंट से इधर है नहीं, ऐसे लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, आप अपनी मर्जी से छोड़ भी सकते हैं। तो इस तरीके 0.5 और जब परसेंटेज का हम निशान हटाएंगे तो उसके नीचे 100 आ जाता है। अब यहां पर 1 लिख देते हैं, किसी भी संख्या के नीचे आप 1 लिख सकते हैं। 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता संख्या पर। यहां से हमने पॉइंट हटाया तो यहां आ गया आपका 0 बढ़ गया।
ये सारे नियम हम आपको बताएंगे कि पॉइंट हटाने से जीरो कैसे बढ़ता है, कैसे जीरो हटता है, भिन्न और जो आपके भिन्न के सवाल हैं, दशमलव के सवाल हैं, सारे समझाए जाएंगे आपकी एक्सरसाइज में। तो यहाँ 5 के पहाड़ से भाग देंगे, 5 ही करना 5, ये भी बहुत आसान होता है, ये भी सिखाया जाएगा आपको। 5 दूनी 10, उसी पहाड़ से भाग देते हैं जिसमें दोनों संख्या कट सके। 2 दूनी 4 यहाँ पर, और यहाँ पर हम 2 से 100 को भाग देंगे 50, और इस वाले 2 से 2 ही खाना 2, तो ये आ गया आपका 1/50। अब 50 से 1 को भाग देंगे, यहाँ पर 50 से 1 को भाग देंगे तो 1 को यहाँ बीच में रख लेंगे और इस तरीके से भाग देते हैं। देखिए भाग देने के लिए जब संख्या छोटी हो तो दशमलव लगा देते हैं, दशमलव के बाद हम 1 0 बढ़ा सकते हैं। फिर भी हमारी भाग नहीं जा रही तो 1 0 और बढ़ाएंगे यहाँ पर, फिर हमें 1 0 यहाँ पर बढ़ा लेते हैं। ये भाग में हम आपको सिखाएंगे। तो अब क्या होगा, 50 दूनी 100, यहाँ पर 50 दूनी कितना हो गया 100 हो गया, ये भाग हमारी चली गई। तो क्या हुआ हमारा 0.02, तो 0.02 ये आंसर है आपका विकल्प नंबर 2। तो यहां पर विकल्प नंबर 2 होगा सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन भी विकल्प वाला है, आपको सही विकल्प बताना है। दो संख्याओं का मेष है 35 है और लेस है 525 है, उनमें से एक संख्या 175 है, तो दूसरी संख्या बताइए। तो एक संख्या यानी कि दो संख्याएं हैं, उन दो संख्याओं का मेष है 35 है और लेस है जो है आपका 525 है, जिसमें एक संख्या का हमें पता है, दूसरी संख्या का हमें पता नहीं है। तो कोई भी जो दो संख्या होती है तो उनका जो गुणनफल होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल बराबर आपका होता है मेष और लेसा का गुणनफल। यानी जो मेष और लेसा का गुणनफल होता है तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल भी उसके बराबर होता है। ये एक सूत्र होता है, एक सिद्धांत होता है गणित का। तो पहली संख्या क्या है 175 है, दूसरी संख्या का हमें पता नहीं है तो उसे x मान लेंगे। और मेष से कितना है हमारा 35 है और 35 के बाद ले से कितना है हमारा 525 है। अब देखिएगा यहां जहां अगर इस संख्या को जब व्यंजन वाले यहां पर x माना है या ABC वाले जो भी सवाल होते हैं, इसमें क्या होता है यदि इधर गुणा कर रही है कोई चीज तो इधर जाके क्या करती है भाग करती है, इधर जुड़ रही है तो उधर घटती है, मतलब उल्टा हो जाता है उस निशान का। तो यहाँ 175 गुणा कर रहा था तो इधर क्या करेगा भाग करेगा। 35 गुणा 525 बटे 175। अब इसमें भाग देंगे हम, देखिए 7, इसका 5 सत्ते 35 और 5 से भाग देंगे 5 तिया 15 और 2 बचे यहाँ 5 पंजे 25 यानी 35 आ गया। फिर 7 से भाग देंगे, 7 ही का ना 7, 7 पंजे 35, यहाँ 5 होता है, 5 से भाग देंगे 5 ही का ना 5 और 5 पंजे 25, एक 0 बढ़ा लाएंगे तो 105 यहाँ पर कटका आएगा। 105 इसका आंसर होगा। ये जो आपको है सरलीकरण भिन्नों का हम सिखाएंगे कि किस तरीके से आप इसमें गुणा भाग करते हैं। जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसे सीख जाएंगे बहुत ही आसानी से। अगला क्वेश्चन है आपका x माइनस 2 बराबर 1 है, तो 3x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 का मान बताइए। यानी इस समीकरण का हमें मान निकालना, तो सबसे पहले हम देखेंगे x का मान निकालेंगे। x माइनस 2 बराबर 1। अब x इधर घट रहा है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा 1 में जुड़ जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया आपका 3। आपका x का मान निकल आया। तो अब समीकरण देखते हैं, 3x स्क्वायर प्लस आपका आ जाता है 5x प्लस 2। अब 3 की जगह 3 रहेगा, जहां कोई निशान नहीं होता उसे गुणा, वहां पर गुणा का निशान होता है ऑटोमेटिक, ऐसा नियम होता है। x को हम 3 लिख सकते हैं जहां जहां x है, इसका स्क्वायर चढ़ा देंगे यहां पर, और 5 और यहां कोई निशान नहीं है तो यहां गुणा का निशान आएगा। x की जगह हम 3 लिखेंगे प्लस 2। इसके बाद हम जो है यहां पर जो है अगली लाइन में लिखेंगे 3 और 3 गुणा 3, क्योंकि 3 को 2 बार लिखना है जब स्क्वायर हटता है, और 5 गुणा 3 प्लस 2। अब इनकी गुणा करेंगे, पहले गुणा करते हैं, 3 तिया 9, 9 ती 27, प्लस का निशान ऐसे रहने देंगे, और 5 तिया 15 प्लस 2, तो ये आपका आएगा 44 जोड़ने के बाद। तो आंसर होगा जो है ऑप्शन नंबर 2 यहां पर सही होगा। इसके बाद जो आपके आते हैं वो आते हैं आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्नों में क्या है, पहला क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 प्लस 6.6 प्लस 6.66 प्लस 6.666 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे जोड़ लेंगे हम यहां पर। देखिए सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे 6,
6 के बाद लिखेंगे 6.6। देखिए अंक के नीचे अंक आएगा, जो दशमलव होता है उसे हम बाईं ओर लिखते चले जाते हैं। अब दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है हर किसी भिन्न में। अगली संख्या हमारी 6.66, उससे अगली संख्या हमारी 6.666। तो ये हमारे जो है अंक हो गए ना, जोड़ देंगे प्लस का निशान। देखिए 6 का 6 और 6 6 12 है, हासिल लगा आपका 1। 6 दूनी 12, 6 3 18, 1 19, हासिल लगा 1। 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24 और 1 25। तो इसका आंसर क्या है 25.900। सॉरी, दशमलव के बाद जो है हम एक एक करके बोलेंगे, तो यहां आगा 25.926, ये इसका आंसर होगा। अगला है आपका पटरी एवं प्रकार की सहायता से 120 अंश के कोण को बनाना है। देखिए पटरी और प्रकार से हम 120 अंश का कोण कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमें जो है यहां पर पटरी से एक सीधी लाइन खींच लेनी है। अब प्रकार और पेंसिल लेंगे, प्रकार की नोक यहां रखेंगे और पेंसिल की नोक हम यहां रखेंगे। यहां से इसे चाप को घुमाएंगे और इस तरीके से इसे घुमा देंगे पूरा। फिर प्रकार की नोक यहां पर रखेंगे और इससे जहां भी चाप लगेगा वहां पर हम चाप लगा देंगे पेंसिल का। ये हमारा 60 डिग्री का कोण बन गया। फिर इस पे हम एक प्रकार रखेंगे और अगला चाप यहां पर हमारा लगभग आ जाएगा। पटरी प्रकार से आप नाप को बनाएंगे तो पूरा 120 डिग्री का कोण बनेगा। ये सारे कोण हम बनाने सिखाएंगे। ये आपका 60 डिग्री का कोण हो गया, ये आपका 120 डिग्री का कोण हो गया। इन दोनों पर से चाप लगा देंगे तो यहाँ 90 डिग्री का हो गया। 30 डिग्री का कैसा होगा, ये सारे कोण हम आपको बताएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, एक आयत की लंबाई 50 मीटर है, उसका परिमाप 180 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल बताना है। अब देखिए आयत क्या होता है, आयत होता है आपके आमने सामने की भुजाएं। इसकी लंबाई और ये क्या होती है आपकी विड्थ बोल सकते हैं, इसे एच भी लिख सकते हैं, हाइट भी लिख सकते हैं। लंबाई हमारी 50 मीटर है, तो हमें चौड़ाई बतानी है यहां पर। तो चौड़ाई बताने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो परिमाप का सूत्र देखते हैं। यहां पर परिमाप का जो सूत्र होता है, आयत के परिमाप का सूत्र, आयत के परिमाप का सूत्र जो होता है आपका 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी लंबाई का चौड़ाई का योग, लंबाई प्लस चौड़ाई इनका योग, लंबाई प्लस चौड़ाई का योग। अब मान लीजिए हमारा परिमाप कितना है, हमारे पास 180 मीटर है परिमाप, तो हमें दे रखा है, और 2 यहां पर लिखेंगे। और लंबाई कितनी है हमारे पास 50 मीटर। 50 मीटर हमारे पास लंबाई है, प्लस चौड़ाई कितनी, चौड़ाई हमें पता नहीं, चौड़ाई को हम बी मान सकते हैं, एच मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, जो चीज हमें पता नहीं है। अब 180 बराबर 2 की इसमें गुणा होगी, तो 2 की 50 से गुणा होगी तो आप कितना आएगा 100, और 20 से गुणा होगी तो 2b। ये सारे जो हैं हम आपको सिखाएंगे गुणा करके ए बी सी के साथ ये समीकरणों में कैसे वो होता है, आपको सीखना होगा। नहीं तो जो कक्षा 5 तक के बच्चे हैं उनसे आता है। अब देखो इधर ये जुड़ रहा है 100 इसमें, तो 180 में क्या होगा, ये घट जाएगा, इधर जाके ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया 2b। अब क्या होगा यहाँ पर 80 बराबर 2b। अब क्या होगा कि यहां 2 जो है गुणा कर रहा है b को, तो इधर क्या करेगा भाग कर देगा, तो 80/2 बराबर b। अब b बराबर क्या हो जाएगा, 2 से ऐसा काट देंगे हम, 40 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया 40। तो हमारे पास जो है इसकी अब जो है इसकी चौड़ाई भी आ गई। चौड़ाई कितनी होगी हमारी 40 मीटर। लेकिन हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। आयत का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है ये तुम्हें याद करने होंगे। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई हमारी 50 है और हमारी चौड़ाई कितनी है 40, तो यहां कितना होगा 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 चौक 20 सही है, और 2 जीरो बढ़ा देंगे, 2000 वर्ग मीटर, क्योंकि क्षेत्रफल वर्ग मीटर में आता है और ये जो आती है भुजा आपकी आई मीटर में। परिमाप मीटर में लिखा जाता है, क्षेत्रफल वर्ग मीटर में आपका लिखा जाता है। तो ये आपके हो गया क्षेत्रफल कितना है 2000 वर्ग मीटर। ठीक है, अब आपके सामने आता है अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न आपका थ्योरिकल है, याद करने का है। कोटिपूरक कोणों का उदाहरण सहित समझाइए। कोटिपूरक कोणों को उदाहरण सहित समझाना है। तो देखिए कोटिपूरक कोण क्या होते हैं, यहां मैं इसके बारे में लिख देता हूं आपको। कोई भी ऐसे दो कोण, कोई भी ऐसे दो कोण, ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो 90 डिग्री हो, तो वे क्या होंगे कोटिपूरक होंगे। उदाहरण क्या हुआ कोटिपूरक के, जैसे आप 45 प्लस 45 प्लस नहीं लगाएंगे, 45 और 45 कोटिपूरक होंगे।
मान लीजिए 35 और 55 कोटि पूरक होंगे। इसी तरीके मतलब जिनका योग 90 है वो दोनों क्या होंगे, कोटि पूरक कोण होंगे। कितने भी उदाहरण यहां पर आप लिख सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है। ठीक है, अब सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए हम जितनी भी अंकों की होती है इतनी बार 9 लिख देते हैं, 9 यानी 9 लिख देते हैं। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी, 9 9 9 9। 4 अंक हो गए, 1 2 3 4। अब छोटी के लिए क्या करते हैं, पहले हम 1 बना लेते हैं और 1 के बाद हमें 3 अंकों की बनानी, तो 1 तो हमारा बनने उसके बाद उतने जीरो लगा देते हैं। मतलब 3 की है तो 2 जीरो लगा देंगे। 4 अंक की छोटी संख्या होती तो 3 जीरो लगा देते, उसके आगे 1 लगा देते। कुल मिलाकर अंक कितने हो गए, 3। तो 3 अंकों की छोटी संख्या ये हो गई। इनका दोनों का योगफल बताया, नहीं 100 इसमें जोड़ना है। तो आपका जो आएगा 9 का 9, फिर 9 का 9, 9 और 1 10, हासिल लगा 1 और 9 और 1 10। तो इसका आंसर आएगा आपका ये आपका 10,099। ठीक है, अब आता है आपका 11वां सवाल। 10 लीटर की पानी की टंकी है, एक 10 लीटर की पानी की टंकी में जो है एक टंकी है, उसमें से रिसाव हो रही है प्रत्येक घंटे जो है, प्रत्येक 1 घंटे में 10% पानी की कमी हो जाती है। तो 1 घंटे बाद पानी की टंकी में कितनी मात्रा में पानी रह जाएगा, ये हमें आपको मतलब ये बात बतानी है। तो टंकी कितनी है, कुल पानी कितना है, कुल पानी है टंकी में 1000 लीटर। कितना लीटर है, 1000 लीटर। और जो है 1 घंटे में कितना रिसाव हो गया, 1 घंटे बाद कितना रिसाव हो गया, 10% पानी निकल गया, यानी 1000 का 10%। और परसेंट का निशान हम यहां पर हटाकर क्या करेंगे, 1000 गुणा 10/100, यानी जब परसेंटेज का निशान हटा दे, परसेंटेज के सवाल बताएंगे जब बताएंगे इस चीज को। तो ये 2 जीरो हैं, इन 2 जीरो से जो है हम 1 जीरो ये खत्म कर दो, 1 जीरो ये खत्म कर दो, कितना आया 100। और 1 घंटे के अंदर 100 लीटर पानी क्या हो गया, हमारा रिसाव हो गया। 1 घंटे के अंदर 100 लीटर पानी रिसाव हो गया। था कितना, कुल 1000 लीटर। 1000 में से हमने 100 घटाए तो कितना पानी बचा हम पे, 900 लीटर पानी हमारे पास अब बचा। तो इसमें तो इसका जो आंसर होगा आपका 900 लीटर पानी शेष बचा, इसका जो आंसर आएगा ये आएगा। तो यहां पर ये क्वेश्चन आपका अति लघुत्तरीय क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। इसके बाद आते हैं आपके लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न किस प्रकार के होते हैं, इन पर देखिए हम चर्चा करते हैं। टेलीविजन के विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नवत है। ब्रांड ये हैं आपके ABCDE, यानी ब्रांड कौन सा, जैसे गोदरेज हो गया, LG हो गया आपका, मतलब ये ब्रांड होते हैं, कंपनियों के नाम को ब्रांड बोलते हैं। और उन ब्रांडों की जो संख्या है, मतलब जैसे एक कैटेगरी में आपके जो टीवी बनाते हैं वो ब्रांड आगे वो 40 है, और जो मान लीजिए आपके जो है वाहन बनाते हैं वो 20 है। तो ये क्या हो गया, ए ब्रांड के जो है 40 है, 20 15 15 10। आंकड़ों को पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करना। देखिए पाई ग्राफ क्या होता है, किसी भी आंकड़े को हम किसी एक वृत्त में, क्योंकि पूरा जो पाई ग्राफ होता है वो 360 का होता है, तो पाई ग्राफ बताने के लिए हमें इस 360, देखिए यहां प्रकार रखेंगे हम, यहां से कोण बनाएंगे, मान लीजिए मान के चलेंगे इसे, तो यहां से यहां तक जो है हमारा घूम के जो है 360 डिग्री का पूरा वृत्त होता है, इसे मान लिया जाता है पाई ग्राफ में होता है। हम अब पाई ग्राफ के लिए एक सूत्र होता है जो दिए, देखिए पाई ग्राफ का एक सूत्र होता है, पाई ग्राफ का एक सूत्र होता है आपका, दिए गए जो भी अंक है, दिया गया जो भी अंक है, दिया गया अंक जो भी है आपका, और उसके बटे में जो है आपको क्या लिखना है, सभी अंकों का योग लिखना है, सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग। और उसका जो है हमें क्या करना है, गुणा, क्या करना है, हमें गुणा करनी है। तो उस गुणा का जो है हम किससे करेंगे, हम 360 से, 360 से उसे क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। तो ये क्या होगा, हमारा पाई ग्राफ निकालने की वैल्यू का वो हो जाएगा। तो अब देखिए यहां संख्या, सभी अंकों की संख्या कितनी होगी, 40 20 60 15 और 15 30, यानी 90 और 10 100। तो टोटल अंक जो हो गए हमारे ये कितने हो गए, 100 हो गए। अब इसका जो हम निकालेंगे, मान लीजिए हमें ए का निकालना है, तो ए का कैसे निकालेंगे, ए का निकालना है हमें, तो दिया गया अंक क्या है, ए का 40 है, और जो हमारा टोटल है वो कितना है, सभी अंकों का योग 100 है। और उसके बाद जो है इसे कितने से गुणा करनी है, 360 से गुणा करनी है। तो 0 से 1 जीरो कट गया, और 1 जीरो से ये जीरो कट गया, और जो है हम क्या काम करेंगे इसमें, 36 की और जो है हम 4 की इसमें गुणा कर लेंगे, तो कितना आ गया, 144 आ गया। इसी तरीके से हम बी का निकाल लेंगे,
बी का जब आप जो करोगे तो उसका भी, बी का भी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो बी का मैं यहां पर आपको शॉर्ट तरीके से बता देता हूं। बी का निकल का आएगा आपका, मान लीजिए 72, निकाल कर देख लेना आप इसमें। और आपका जो फिर आएगा आपका सी का जो आएगा वो आएगा आपका 54, और आपका डी का आएगा वो भी 54 आएगा, और आपका जो ई का आएगा वो आएगा 360। तो इस तरीके से सारे कोण निकल आए, और इन कोणों को क्या करेंगे हम यहाँ पर प्रदर्शित कर देंगे। मान लीजिए हमने यहाँ आधार मान लिया, तो यहाँ इसका जो है सबसे पहला जो कोण बनेगा यहाँ से 144 का मान लीजिए, प्रकार पटरी सुनाएंगे 144, इतना हिस्सा घेर लिया इसने। उसके बाद यहां से जो है 172 इतना हो गया, एक खाली 72 है बी, ए बी, और उसके बाद आपका सी जो है वो 54 है, तो 54 ये हो गया, और डी भी आपका 54 है, डी 54 हो गया, और आपका जो बचा ये ई बचा, ये आपका 36 है। तो इस तरीके से पाई ग्राफ को आप बना सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 करने के लिए देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग जो है व्यक्ति खर्च में, 1/2 भाग घरेलू खर्च में, तथा 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पर व्यय कर देता, तो उसके पास कितना धन बचता है। तो देखिए हम यहाँ, हमें कुल आमदनी का व्यक्ति की पता नहीं, तो व्यक्ति की जो यहाँ इसका सॉल्यूशन हम क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का व्यक्ति की कुल जो आय है, कुल आय बराबर कितनी मान लेंगे हम, x मान लेंगे। ठीक है, कुल आय हमने x मान ली। अब क्या है कि उसमें x मान ली, तो x का क्या है, x का जो है वो 1/4 जो है व्यक्ति खर्च कर देता है। तो खर्च कितना कर देता है, 1/4, यानी x का 1/4, x का 1/4 का मतलब गुणा 1/4 यहां पर कर दिया उसने। तो ये क्या हुआ आपका 1/4, और इसे जो है हम इस तरीके से लिख सकते हैं x, अरे 1 की गुणा आएगी तो 1 को लिखते नहीं, अगर 2 होता तो 2x लिखा जाता है, तो x/4 हो गया, ये x/4 हो गया। ऐसी जो है हम अगला निकाल लेंगे, 1/2 जो है खर्च भाग घरेलू खर्च में लिया जाता है, तो x का 2 भाग घरेलू खर्च में आ गया। और बच्चों की शिक्षा पे जो है x का जो है 1/5 भाग खर्च कर देता है। तो यो क्या हुआ, उसका सारा खर्चा हो गया। और टोटल कितना कमाता है वो x कमाता है, टोटल कितना कमाता है x। तो जो टोटल है उसमें से इसे जो घरेलू खर्च है वो सारा घटा देंगे। घरेलू खर्च कितना, x/4 प्लस x/2 प्लस x/5, ये क्या है, घरेलू खर्च है। तो ये हमने निकाल लिया इसका। तो अब क्या होगा, इसके अंदर के सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे। अंदर जो है -4 माइनस x/2 माइनस x/5, ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस का चिन्ह है तो अंदर के सभी चिन्ह क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब इस समीकरण का जो हमारा लेसा आएगा, इस समीकरण का वो आएगा x के नीचे हम 1 मान सकते हैं, यहाँ x/4 मान सकते हैं, यहाँ x/2 माइनस x/5। तो इसका सबका जो लघुत्तम लिया हमने वो हो गया हमारा 20। तो यहां पर क्या आ गया हमारा 20x माइनस 5x माइनस 10x माइनस 4x। तो अब माइनस माइनस एक जगह कर लो, 15 और 19 माइनस के होगा, 20x क्या हो गए प्लस के हो गए, तो कितना बचा यहाँ x/20, यानी कि x/20 बचा यहाँ पर, और x को क्या था, यानी कि 1 था। तो क्या हुआ यहाँ पर, जो वो अपनी कुल आमदनी का 1/20 भाग क्या करता है, अपना जो है बचा लेता है, यानी लास्ट में खर्च के बाद 1/20 भाग बचा लेता है। इसे और सरल कर सकते हैं, इसे आप भाग दे सकते हैं 20 से 1 को, तो और निकाल सकते हैं। यहाँ पर दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे, तो यहां बचेगा आपका 20 पंजे 100, तो 0.5 भाग, लेकिन यहाँ 1/20 भाग क्योंकि बटे में पूछा है तो हम बटे में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 12 के बाद आता है आपका 14 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 यहां पर हम जो है सोल्व करेंगे। देखिए 14 क्वेश्चन जो है आपका, ये एक समीकरण है, इसे हमें सोल्व करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 के लिए कुछ जगह चाहिए, तो यहां से हम इसे स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ा लंबा क्वेश्चन होगा ये। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करेंगे, देखिए समीकरण लिख लेते हैं पहले। 121
भाग का निशान है ये, ब्रैकेट 16 माइनस मंझला ब्रैकेट 14 माइनस 3, फिर जो है आपका छोटा ब्रैकेट 9 माइनस 5, फिर छोटा ब्रैकेट बंद मंझला ब्रैकेट, और फिर जो है आपका ये। तो देखिए इसमें एक ओडोमास का नियम होता है, ओडोमास का नियम, जिसमें सबसे पहले हम इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे क्लास में। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम जो है छोटी ब्रैकेट हल करते हैं, उसके बाद मंझली ब्रैकेट हल करते हैं, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट हल करते हैं, उसके बाद भी जो है सबसे पहले हम जो है भाग हल करेंगे, फिर गुणा हल करेंगे, फिर प्लस हल करेंगे, उसके बाद जो है माइनस हल करेंगे। तो ये एक नियम होता है, विस्तृत रूप से आपको कक्षा में समझाया जाएगा। तो इसको हल करने के लिए 121 भाग ब्रैकेट जो है छोटी पर जाएंगे सबसे पहले, बाकी कुछ हम देखेंगे नहीं। 3, तो 9 में से 5 गए 4, और ब्रैकेट के बीच में कोई निशान नहीं है तो गुणा का निशान यहां आ जाएगा, तो गुणा 4 यहां पर हो गया। और अब बची हमारी मंझला ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट को हमने बंद कर दिया। अब हमारा काम जो आता है वो आता है मंझला ब्रैकेट का। मंझला ब्रैकेट खोलने के लिए जो है अब बड़ी ब्रैकेट को जो है इसी तरीके से लिखा रहने देंगे यहां पर। अब मंझला ब्रैकेट सोल्व करना है हमें, तो अंदर देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें गुणा करनी है, 3 चौक 12, तो यहां पर 14 माइनस 12, मंझला ब्रैकेट हमारा बंद हो गया और ये भी बंद हो गया। 121 भाग जो है यहां पर 16 माइनस, अब अंदर क्या बचा था हमारा, प्लस का 2, प्लस का क्या बचा 2, यानी कि प्लस को हम लिखते नहीं है, प्लस का 2 मान लेते हैं। ये ब्रैकेट तो हमें हटानी है, मंझला ब्रैकेट है ये हट गई यहां से, और ये जो है ब्रैकेट बंद हो गया। अब यहां पर क्या बचेगा, एक भाग से प्लस माइनस, यहां जो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा यहां पर। तो कितने बचे 14, और 14 हमें करना है, और भाग देकर क्या आएगा हमारा, वो आप अलग जाके सोल्व कर सकते हैं, ऐसे सरलीकरण भी कर सकते हैं, जैसे कि आप यहां पर जो है 100 दशमलव तक जाएगा इसका आंसर। ये आपको 14 के पार से भाग देना आना चाहिए, तो इसका आंसर आएगा 8.64। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। इसके बाद आता है आपका एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका, यहां क्वेश्चन नंबर 15 है, यहां पर लिखे लेते हैं हम। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसकी भुजाएं बराबर होती हैं उसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का पहले परिमाप देखते हैं। परिमाप जो होता है, परिमाप जो होता है वो होता है भुजा की को जो है 3 बार गुणा कर देते हैं, या 3 जगह जोड़ दो, यानी 3 गुणा भुजा। अब जो हमारे पास है वो हमारे पास है समबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो वो तो है हमारे पास यहाँ 12 सेंटीमीटर, और 3 हमने लिख दिया, भुजा हमारे पास है नहीं, तो भुजा को हम जो है भुजा ही रहने देंगे, या इसे कुछ लिख सकते हैं शॉर्ट रूम में, यहाँ भुजा ही लिख दो आप। तो यहां भुजा को गुणा कर रहा है 3, इधर क्या करेगा भाग करेगा, यानी 12 को 3 से भाग हो जाएगी, भुजा बराबर ये हो गया। अब भुजा बराबर क्या होगा, यहां पर भुजा बराबर होगा आपका 4, 3 चौक 12, यानी कि एक भुजा 4 हो गई, 4 सेंटीमीटर की होगी, क्योंकि हमारा जो परिमाप था ये सेंटीमीटर में था, तो ये भी क्या आएगी सेंटीमीटर में ही आएगी। अब हमें निकालना क्षेत्रफल। अब समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, ये सूत्र आपको याद करने पड़ेंगे। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो तो है √3/4 भुजा का वर्ग, ठीक है, भुजा का वर्ग। अब √3/4 भुजा का वर्ग, यानी गुणा 4 का स्क्वायर। अब इसे जो है हम लिख सकते हैं √3/4 गुणा 4 गुणा 4। अब क्या होगा कि अब हमारा 1 4 जो है, 1 4 हमारा यहां से 1 4 को खत्म कर देगा, अंदर क्या बचेगा हमारा √3 गुणा 4। अब क्या आ गया, यह आ गया आपका जो √3 का मान होगा, और गुणा से 4 से हम भाग कर देंगे, तो इसका जो आंसर आएगा निकल के वो आएगा आपका 6.928। तो इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं, आप इसे बहुत आसानी से, लेकिन इसमें कुछ सूत्र आपको सीखने होंगे, इसलिए अभी आप टेंशन नहीं लेंगे। इसके बाद अगला जो आपका प्रश्न आता है वो आता है प्रश्न नंबर आपका यहां पर
16 में देखिए क्या करना है हमें। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। यहां पर देखिए इन्होंने दिया है यदि x बराबर 1 हो तो 3 गुणा ब्रैकेट 4x माइनस 5 ब्रैकेट प्लस 3 का मान बताइए। यानी कि x का मान इन्होंने दे रखा है, हमें x के मान को रखना है केवल किस चीज में, इस समीकरण में। तो इस x के मान को इस समीकरण में रखेंगे और इसका आंसर निकाल देंगे। इसके बाद आपका आता है यहां पर देखिए इस सवाल को सोल्व करेंगे। यदि x बराबर 1 है तो 3x और 4x माइनस 5 प्लस 3 का हमें मान निकालना है, यही सवाल है। तो हम यहां पर देखेंगे 3 गुणा 1, 4 गुणा 1 माइनस 5 प्लस 3, तो यहां आगा 3 ही करना 3 और अंदर बचा 4 माइनस 5 प्लस 3 और 3 अंदर बचा माइनस 1 प्लस 3 और यहां पर 3 गुणा माइनस 1 होगा तो ये होगा 3 ही का 3, लेकिन ये माइनस प्लस की गुणा माइनस में आएगी और ये होगा आपका प्लस 3 और माइनस 3 में से प्लस 3 गए तो कितना बचा हमारा 0। तो इसका आंसर होगा आपका 0। क्वेश्चन नंबर 17 आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए आप क्या है, 8 मीटर लंबाई तथा 2 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, वर्ग का परिमाप बताइए। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने का, आयत कौन होता है आमने सामने भुजा, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई हो गया आयत का क्षेत्रफल। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, लंबाई कितनी है हमारी 8 मीटर है और चौड़ाई कितनी है हमारी 2 मीटर है, तो 8 दूनी 16 वर्ग मीटर हमारा क्या हो गया क्षेत्रफल हो गया। यह हमारा 16 वर्ग मीटर क्षेत्रफल हो गया। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, अभी तो हमने निकाला था आयत का, लेकिन वर्ग का क्षेत्रफल बता रहा है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा की घात जो होती है, भुजा की घात वो क्या होती है, उसे स्क्वायर कर देते हैं। तो भुजा कितनी है हमारी, अभी पता चला था हमें 16 का जो है हम क्या, वर्ग का क्षेत्रफल जो है यहां पर भुजा की घात जो हो गई हमारी जो है स्क्वायर हो गया। अब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होगा हमारा 16 यहां पर जो है भुजा जो है यहाँ स्क्वायर कर देगा इसका, तो यहाँ क्या बचा आएगा 4, यानी भुजा आ जाएगी आपकी 4। अब वर्ग का परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, जब भुजा आपको प्राप्त हो, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होगा आपका, वर्ग का परिमाप होगा आपका 4 गुणा 4, क्योंकि परिमाप आमने सामने की वजह यानी दोनों भुजाओं का योग, तो 4 चौक 16, इसका जो आंसर आएगा 16 आंसर आएगा। इसके बाद आपके आता है सरलीकरण। सरलीकरण में आपका ओडोमास का नियम लगता है, ये भी बहुत आसान होता है। इसको भी हम जो है आपको जो है अभ्यास में सेशन में कराएंगे, क्योंकि क्लास काफी लंबी हो गई है आज के लिए। यदि आपको ये क्लास पसंद आती है तो आपको शांत मन से एक एक एक्सरसाइज को जो है हम धीरे धीरे आपको समझाएंगे, बेसिक से समझाएंगे कि किस तरीके से जो प्रश्न सोल्व होते हैं। इनमें प्रैक्टिस की काफी आवश्यकता होती है। हमारे समझाने के बाद भी आपको अभ्यास करना होगा। 25 में से 25 लाने का टारगेट आपका होना चाहिए। इस टारगेट को मानते हुए हम जो है ये सीरीज शुरू करेंगे। यदि आप इस सीरीज को शुरू कराना चाहते हैं तो आप इसको क्लास को अपने मित्रों के साथ जो भी डीएलएड कर रहे हैं आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे। यदि इसमें हमें अधिक मात्रा में जो है मोटिवेशन मिलता है तो हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। इसके साथ साथ जो डीएलएड के सभी जो विषय हैं उनको कवर करेंगे। रोजाना प्रतिदिन हम जो है क्लास का एक नियमित तौर पर जो है शेड्यूल बना लेंगे और जो है अन्य सेमेस्टरों की भी हम क्लास शुरू करेंगे। लेकिन इसके लिए आपके समर्थन की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।